एक हमारी जो पहचान है, सरस की जो पहचान, इस बात को मेंटेन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही यहाँ पर जो मिल्क टेस्टिंग का जहाँ अभी लैब को देखा है, इसको और आधुनिक करने की जरूरत है। जो बिजली की जितनी भी समस्या है उसका तो तुरंत मैंने ऑर्डर दे दिए। इस बार हमने पहले से ज़्यादा सरल तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया है। और जिस तरह से आपने देखा कि पहले रजिस्ट्रेशन होता नहीं किया करता, लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन करके और परिवादिक तक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके और उस व्यक्ति की जो समस्या है उसको बाकायदे लिख पढ़कर हम तक पहुंच गई और उसका समाधान करने की व्यवस्था परिवादी तक पहुंची। बड़ा सवाल था कि बीकानेर संभाग में अब सड़कें निजी हाथों में सौंपी जाएगी, वो सड़कों की तकदीर को संवारेंगी। ज्योति जी, आपको क्या लगता है ये फैसला कारगर साबित होगा, जनता के हित में होगा? देखिए, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारा का सारा ढांचा परिवर्तित करने के लिए जिस प्रकार के निवेश की आवश्यकता है वो कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से सरकारी खजाने में छोड़ा नहीं। अगर हम अर्थशास्त्रीय तरीके से भी इसको देखें तो इन्वेस्टमेंट प्लान की ज़रूरत है। जैसे एक देश को एफडीआई की ज़रूरत होती है, ठीक इसी प्रकार से अगर आप प्राइवेट निवेश को बल नहीं देंगे, प्रत्येक प्रदेश में प्राइवेट निवेश को बल देके अगर आप ढांचे का निर्माण नहीं करेंगे तो आप कहाँ से करेंगे? प्रश्न ये है, आप कहते हैं कि ढांचे का निर्माण होना चाहिए, आप कहते हैं कि जल के संसाधन आने चाहिए, आप कहते हैं कि बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन आप इस बात को मानते हैं? सुनिए, आप इस बात को मानते हैं कि बुनियाद पर काम होना चाहिए? अश्विनी जी, मेरी बात का पहले आपने पूरा करने नहीं दिया। इतना ही मेरा कहना है कि ये जो सब निवेश आएगा ये कहीं से तो आएगा ना। आप क्या करेंगे? अगर आप रुकिए, आप अपने समय पे बोलिए, देखिए अपने समय पे बोलिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस निवेश की 3 दृष्टि से आप व्यवस्था करेंगे। या तो आप ऋण लेंगे, उससे आपकी कर्जदारी बढ़ेगी, या तो आप डेफिसिट करेंगे, बजट डेफिसिट, वो आप कर नहीं सकते, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई की चिंता है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप पीपीपी मोड में जाएंगे। अगर आप उसको एक प्रॉपर रेगुलेशन के आधार पर करते हैं तो जनता के मेरा सवाल वही था कि क्या फिर ये जनहित में होगा लॉन्ग टर्म में? ये देखना रेगुलेटरी। चलिए, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप मानते हैं कि समस्या को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए? समस्या के जड़ तक जाकर के उसे समाप्त करना महत्वपूर्ण है। इसी दौरान आता हूं गोवर्धन, मैं आपके पास आता हूं। ये कैसा प्रश्न है कि फैसला है कि टर्शरी कैंसर ट्रीटमेंट यूनिट की बात की गई है बीकानेर में, इसकी बात है, लेकिन मामला यह है कि बीकानेर संभाग में कैंसर के मरीज बढ़े कैसे, कहां से आता है कैंसर बीकानेर संभाग में? इसको लेकर क्या सरकार का ध्यान हुआ कहीं? देखिए, बीकानेर संभाग में जो कैंसर का बड़ा रीजन है वो आईजीएनपी का पानी है। इसकी समस्या की जो जड़ है वो पंजाब में है, और वहाँ पंजाब में जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट है जहाँ से मेन केनाल गुजरती है, वो सारा जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है वो उस नहर में डाला जाता है। और वो जो जहरीले केमिकल हैं वो आते आते आपके केवल बीकानेर संभाग की बात नहीं, ये 7 जिलों की समस्या है। और ये इस पे अगर गौर नहीं किया गया, पंजाब सरकार पे दबाव बना करके, और उन इंडस्ट्रियल यूनिट का जो जहरीला पानी है, जो जहरीला केमिकल है, वो डालने से अगर नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में ये 7 जिले कैंसर हब हो जाएंगे, ये तय बात है। तो समस्या की जड़ है पंजाब, जहाँ पे अगर उस पे दबाव बना करके इंडस्ट्रियल यूनिट पे आपने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए तो इस कैंसर केयर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो जड़ वहाँ पे है। अभी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि पंजाब और सेंटर और राजस्थान तीनों जगह लगभग एक विचारधारा की सरकारें हैं। तो सरकार को पहला काम ये करना चाहिए, ठीक है ये कैंसर केयर पे काम शुरू किया है, अच्छी बात है, बट समस्या की जड़ पे जाने के लिए जरूरी है कि वहाँ पंजाब सरकार पे दबाव बना करके उन जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उन पे ये बैन लगा दिया जाए कि जो जितना भी औद्योगिक अपशिष्ट है, जो भी जहरीले केमिकल हैं, उनको कम से कम जो पानी है वो या तो डाइवर्ट किया जाए या फिर ट्रीट करके और फिर नहर में डाला जाए। और रास्ते में जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक नहर बड़ा मसला है। सहारण साहब, आपके पास में आता हूँ। नहर को लेकर दरअसल जल के जो बंटवारे की बात है वो लड़ाई शुरुआत से हो रही है, लेकिन अब जो कैबिनेट की बैठक थी इसमें इसको लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ कि क्या जल के जो पानी के बंटवारे को है, हिस्से का जो पानी है कब छोड़ा जाना चाहिए, पानी का जो वक्त है उस पर बात की गई। अभी 20 दिन लेट पानी छोड़ा गया नहर में, उसकी वजह से नरमे की बिजाई जो है 40% तक कम हुई है। इसके बारे में एक शब्द ही नहीं बोला सरकार ने। और यही नहीं, सीवरेज के पानी डायरेक्ट डाले जा रहे हैं नहर के अंदर। गोवर्धन जी कह रहे हैं कि एक बड़ा रीज़न है कैंसर का नहर का पानी, ये तो रीज़न है ही है बड़ा। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न है दूसरा, उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ और केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़। और वहाँ तो ये हालत है, जो ट्रेन पंजाब से जो बीकानेर तक आती है उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रखा गया है।
उसमें 80% तक कैंसर पेशेंट ही होते हैं। ये पोजीशन है वहाँ की। और पानी की जो स्थिति है बीकानेर संभाग में, आज भी गाँवों के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा करके कुंड के अंदर, और पूरे साल उसी पानी को लोग बाग पी रहे हैं। और नहरों की ये पोजीशन है, नहरों में आप, मैं कई गांव में गया हूँ, वहाँ मैं तो करीब करीब सारे इलाके के गांव में गया हूँ। नहरों में आपको पानी पिलाएंगे, गिलास में देंगे तो आपको लगेगा जैसे शिकंजी लेके आए। जब पियोगे जब आपको पता लगेगा कि नहर से सीधा भरा हुआ पीने का पानी है, उस पानी को पी रहे हैं। उस पानी के ऊपर कोई एक शब्द नहीं कहा गया 12 दिन की इस यात्रा के अंदर। और अभी गोवर्धन जी ने कहा कि ये एक और समस्या जिसमें बात हुई, बिल्कुल ओम सैनी जी, पानी की बात है, बड़ी जल प्रदाय योजना का जिक्र किया गया है बीकानेर के लिए। इसके साथ साथ 8 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन के जरिए श्री गंगानगर के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये पानी आएगा कहाँ से? पानी तो वही नहर से इस्तेमाल होगा। नहर का पानी जैसा है उसके बारे में गोवर्धन बता ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। ऐसी कोई नई योजना बनाई जानी चाहिए जिससे कि आप पानी, पीने का पानी अलग से लेकर के आएँ। और जैसे जोधपुर के अंदर लिफ्ट कैनाल योजना जो लगाई है, लिफ्ट के माध्यम से जो पानी दे रहे हैं पीने के लिए, उसी तरीका जैसे भरतपुर में भी आप कुछ करने जा रहे हैं, करौली धौरपुर वाले इलाके में भी करने जा रहे हैं, इसी तरीके से इस संभाग के अंदर भी साफ सुथरा पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उसकी कोई योजना बननी चाहिए थी, उसके लिए कुछ पैसा तय करना चाहिए था। ये एक मौका था और लोग बहुत खुश होते हैं इस बात से कि यहाँ पर जब कैबिनेट आई है, मुख्यमंत्री आई है और वो एक घोषणा करके जा रही हैं, वो इस पर काम करेंगी। 5 साल में ऐसा कुछ हो जाता कि बीकानेर के लोगों को और उस इलाके के लोगों को, संभाग के लोगों को साफ सुथरा पानी मिलने को, पीने को मिलता। लेकिन मुझे लगा कि इस पर कोई गौर नहीं किया। मुझे लग ये रहा है कि जानबूझ करके भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। कल्याणकारी राज्य को जिस तरीके से पेश होना चाहिए वो ना हो करके, और कुछ लोगों के हित में नीतियां बनाई जा रही है। जैसे सड़कें बनेंगी तो टोल वसूल किया जाएगा। टोल कहाँ से आएगा? गरीब आदमी, हमारे यहाँ सब लोग अमीर नहीं है बाबा, बड़ा मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं और रहते हैं। हम देख रहे हैं कि जब भी रोजगार के लिए कुछ वांट्स निकलती हैं तो कैसे रेलें और बसें भर भर के जाते हैं, लोग किस तरीके से रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तो वो जो सुखद स्वप्न दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उस ओर काम नहीं किया, उस ओर कोई संकेत नहीं दिया, इस तरह बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा छेड़ा है आपने। उद्योगों की बात की है, रोजगार की बात की। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर बात करेंगे कि आखिर किस तरह से बीकानेर की आर्थिक कायापलट की बात की जाएगी सरकार के इस दौरे पर। बने रहिए। सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है बहुत सराहनीय है। सरकार के पास जो जो कंप्लेंटें आ रही हैं उसका समय समय पर निराकरण होना चाहिए, क्योंकि जनता अधिकारियों के पास जाती है लेकिन उसका निराकरण अधिकारी नहीं कर पाते। कुछ लग रहा है कि काम हो रहे हैं और सुनवाई हो रही है। हाँ, अधिकारी के ऊपर थोड़ा प्रेशर कर डालना पड़ेगा ताकि जाए। अधिकारी छोटे मोटे आदमी का काम जो सुनते नहीं है उस पर करना पड़ा जरूरी है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। सब चीज़ों को देख के उसको ठीक करने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता को और जनता के विशेष क्या हैं, क्या चाहते हैं, उसको देख के आगे बढ़ाने का काम। युवाओं को जो जिस तरीके से एक का प्रलोभन दिया, वो दिया हम 15 लाख नौकरियां देंगे। आज नौकरी लगे हुए बेचारे उनको जो है रेगुलर नहीं कर रहे हैं। और आज हमने बिग फाइट में आपसे सवाल किया था कि सरकार के बीकानेर दौरे से क्या संभाग की तस्वीर बदलेगी, इस पर आपकी राय हमने जानना चाहा था। 59% दर्शक मानते हैं कि हाँ, संभाग की तस्वीर बदल जाएगी। 41% दर्शक यानी बीकानेर मानता है, 41% बीकानेर मानता है कि नहीं, अभी संभाग में समस्याएं बाकी हैं और इनके समाधान में वक्त लगेगा। जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि बीकानेर में उद्योग किस तरह से होंगे, किस तरह से रोजगार मिलेंगे। ज्योति जी, आपको जो क्या लगता है कि सिविल एयरपोर्ट का जिक्र करेंगे हम यहाँ पर, उसके जरिए बीकानेर की तस्वीर को संवारा जा सकता है। ऊन उद्योग वहाँ पर है, वहाँ पर एजुकेशन हब बनाने की बात है, सोलर हब बनाने की बात वहाँ पर की जाती है, वहाँ पर फूड पार्क की बात की जाती है। आपको लगता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पर है, उसके लिए कुछ होगा?
देखिए, मैंने आपको आरंभ से कहा, सबसे बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उससे बहुत बड़े स्तर पर रोजगार का जनरेशन होता है, ये अविवादित है। इसमें चाहे कोई कुछ भी कहे, ये बिल्कुल निश्चित सत्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सिविल एविएशन से रिलेटेड, फूड पार्क से, एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मिल्क संयंत्रों से रिलेटेड, और इसके अतिरिक्त वहाँ की हर्ब से रिलेटेड, वहाँ की जो पूरा संपत्ति है उससे रिलेटेड, जो भी टूरिज्म रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी सब चीज़ें डाली गई हैं, उससे स्पष्ट होता है। अभी देखिए, आपने जैतून हब बनाने की बात करी, तो जो हर्ब्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं या जो बाकी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, पानी की इन्होंने बात की, बड़ी मनोरंजक बात है। अभी खुद सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चुरू के उसमें क्लोरीनेशन का संयंत्र घोषित किया गया, फिर भी कहते हैं रुकिए ना जरा, आप बात सुनने की तो धीरज रखिए। कैसे आप जनता के बीच में जाएंगे? सुनते बिल्कुल नहीं है, सुनते बिल्कुल नहीं है। झूठ सच जनता को तय करने दीजिए, आप अपनी बात तो सुनिए कम से कम। जनता को हम कह रहे हैं, आप सुनिए ना, बात तो सुनिए, बात सुनेंगे तो रिएक्ट करेंगे ना। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पानी को लेकर के बड़ी 3 योजनाएं हैं जिनकी घोषणा आज की गई है। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जो बजट में भी आने वाली है। इन समस्त बातों का एक ही नतीजा निकलता है, मेरे कि तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। पीयूष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। पीयूष से जान लेते हैं कि पूरे कैबिनेट बैठक का हासिल महफिल क्या रहा। पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे सबसे बड़ी सौगात क्या मिली है बीकानेर को? देखिए, बीकानेर शहर की कभी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, शहर को सौगात के नाम पे जो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी जो रेलवे फाटकों के कारण जो समस्या पैदा होती थी, उसके समाधान के लिए सरकार कुछ प्रयास करे। लेकिन समाधान के नाम पर जो एक सुझाव सामने आया कि पार्किंग बना ली जाएगी कोर्ट गेट के आसपास जो इलाका है, जो पार्क है, लेकिन उसमें भी कोर्ट को लेकर कोई विचार चल रहा है, कोर्ट में मामला दर्ज है, तो उसके बाद ही ये काम हो पाएगा। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या थी बीकानेर शहर की कभी बात की जाए, उसके सोल्यूशन के लिए सरकार ने कुछ नहीं करी। सूर सागर की जहाँ तक बात की जाती है, सूर सागर क्योंकि पिछली बार जब वसुंधरा सरकार थी तब उसके जिम्मेदार की बात की गई थी, और इस बार भी वही बात की गई। खासतौर पर जो जूनागढ़ के जो संभाग को क्या मिला है, चारों जिलों को क्या मिला है? देखिए, संभाग की जहाँ तक बात की जाए, एक्चुअली मैं आपको बता दूं 16 अरब बनाने की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल उस दृष्टि से देखा जाए तो सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। एक सबसे बड़ी बात थी कि जो सेब की समस्या थी उसका समाधान किया जाए, तो उसके समाधान के नाम पर जो नालियां बनाई जा रही थी उसको सीधे जो उसको मरम्मत करने के नाम पर जो राशि खर्च करने की बात थी, केवल उसकी बात की गई है। जहरीले पानी को रोकने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से कोई मरम्मतीकरण के लिए कोई ठोस निर्णय लिया जाए, उसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। हाँ, एक बात जरूर है कि सड़कों की बात की गई है अलग अलग जिलों में, चारों जिलों की जो खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर कुछ सड़कें ज्यादा खराब थी, उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया गया है कि वहाँ कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 6 किलोमीटर सड़क बनानी चाहिए। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी शिक्षक नहीं थे सरकारी स्कूलों में, जहाँ शिक्षक थे वहाँ स्टूडेंट नहीं थे, उसके समानीकरण की बात आनी चाहिए थी। उन शिक्षकों को कई जगह स्कूल खोलने की बात की गई थी, उसकी कोई घोषणा नहीं की गई। सबसे बड़ी बात जो है कि जिस चीज की उम्मीद यहाँ की जनता को थी, उन उम्मीदों पर फिलहाल सरकार पूरी तरीके से खरी नहीं उतर पाई, ये मैं कहना चाहूंगा। जी, शुक्रिया पीयूष इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गोवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पूरे बीकानेर संभाग में चारों जिलों में आप गए, सफाई की बहुत बड़ी समस्या थी, सड़कें क्या बहुत ज्यादा खराब थी? बिल्कुल, देखिए जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो बरकरार थी और उनके लिए मौजूदा सरकार को यकायक वो चेंज कर देगी, ये उम्मीद करना थोड़ा ज्यादती होगी, क्योंकि ये आज़ादी के बाद से रिलेटेड समस्याएं हैं। आज तक जितनी सरकारें रही उन्होंने बुनियादी ढांचे मेरा सवाल ये है कि क्या पानी और बिजली से ज़्यादा बड़ी समस्या वहाँ पर सड़क और सफाई की थी? नहीं, देखिए इन सारी जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन सब पे बराबर है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सभी तरह की समस्याएं हैं। कॉमन मैन की समस्या है वो एक अलग तरह की है, क्योंकि नीचे का जो अफसरशाही का ढांचा है वो आज़ादी के बाद से जिस तरह का उसने जनता के साथ में ट्रीट करना शुरू किया है, उसके माइंडसेट में एक बदलाव जब तक नहीं आएगा, वो कॉमन मैन के लोक सेवक के तौर पर काम नहीं करेगा, तब तक ये समस्याएं दूर नहीं होने वाली हैं। क्योंकि सरकार ने जरूर एक पहल, एक ग्राउंड जीरो पे जाके समझने की एक जो पहल की है, जो कॉमन मैन से सीधे संवाद की एक पहल की है, जो पहले भी मेरे कई सहयोगियों ने ये कहा कि ये एक जनता में राजनेताओं के प्रति एक जो विश्वसनीयता का जो संकट था उस विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए एक कदम जरूर साबित होगा। ये इस लिहाज से बेहतर कहा जा सकता है। एक बात और है जिसको कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिंचाई के पानी को लेकर के, और गंगानगर का ये इलाका, बीकानेर का ये इलाका बड़ा सेंसिटिव रहा है। राजस्थान का धड़ का कटोरा है ये। घड़साना का वो आप नहीं भूल सकते, जहाँ पर गोलियां चली थी, लोग मरे थे,
और वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं हुई सिंचाई के पानी को लेकर के। बिल्कुल, हमने जिक्र किया है कि आखिर पानी के बंटवारे को लेकर क्या बात हुई, हमने जिक्र किया ओमसेनी जी, बिल्कुल किया है, लेकिन कोई ठोस मुद्दा देखिए, निकल कर पानी के नहीं आया। बंटवारे को लेकर के ऑनरेबल सीएम ऑलरेडी पंजाब सरकार को पत्र लिख चुके हैं उनके संपर्क में। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में बड़ा वहां तक पहुंचता ही नहीं है। देवी सिंह भाटी का यही आरोप है। 6 महीने में आपने क्या किया पानी के बारे में? एक कोई कहीं पे कुछ किया क्या? मुझे लगता है ये सवाल आप जिस सरकार के साथ युति बना के दिल्ली में शासन कर रहे थे उनसे पूछता तो बेहतर रहता। उनसे तो आपने प्रश्न पूछा नहीं। कर रहे हैं 6 महीने में आप हमसे सवाल, वो गई सरकार, उससे पूछो। आप हमसे सवाल करने की क्षमता तब रखते सर जब आपने पुरानी सरकार से भी यही सवाल की होती। राजनीति से प्रेरित सवालों का उत्तर देना लाजमी नहीं है। देखिए नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। ये जनता की समस्या से प्रेरित है। ये राजनीति से प्रेरित सवाल है। आप टोल को भी जस्टिफाइड कर रहे हो। जयपुर अजमेर टोल लगा हुआ है। देखिए, राजनीति से 264 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसके 1300 करोड़ कलेक्ट कर चुके हैं। आप टोल रोड की बात कर रहे हैं। जनता का समय न बेकार करें, अपन मुद्दे पे आए। तो जो पंजाब से आने वाला पानी है उसको लेकर के बहुत सेंसिटिवली हमारा एक पूरा वर्किंग प्लान चल रहा है और उस पर लगातार बातचीत जारी है। राजस्थान की जनता को उसमें जस्टिस मिलेगा, ये मैं पक्के से आपको विश्वास दिलाती हूँ। लेकिन तीसरी बात जो आपने जो बात आपने छोड़ दी वो ये है कि इस पूरी चीज का इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशंस के साथ इस बार सारे सुझाव लिए गए, यानी व्यक्तियों के पास उनके सुझाव। लेकिन उसकी भी हकीकत तो गोवर्धन बता चुके हैं हमें। नहीं, लेकिन उसकी हकीकत तो वो अभी वहां सर्वे करके आए। लाइव सर्वे करके आए हैं। लेकिन ये इम्पैक्ट देखने के लिए उनको 2-4 महीने बाद जाकर अपनी टीम के साथ सर्वे करना चाहिए। करीब 60,000 शिकायतें बीकानेर के इस दौरे पर रजिस्टर्ड की गई है, उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। निश्चित तौर पर सरकार वहां गई है और रजिस्ट्रेशन नंबर देकर के इस भरतपुर में जो हमारा अनुभव आया था उस पद्धति के अनुसार हमने सुधार किया और हम फीडबैक के लिए ओपन हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर बात नहीं की गई और सबसे बड़ी जरूरत थी वो संभाल। सबसे ज्यादा जरूरत है एजुकेशन। मैं तो एजुकेशन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। पानी तो ही है, पानी तो जीवन रेखा है, लेकिन एजुकेशन ही आधार है मानव के विकास का। और शिक्षा के क्षेत्र में जितनी बुरी हालत बीकानेर संभाग के गांवों की है उतनी शायद राजस्थान में कहीं भी नहीं होगी। मैं तो गांव का कार्य करता हूं, गांव में घूमता रहता हूं। मास्टर नहीं है, एक मास्टर स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ना आता नहीं है। जो बस मास्टर हैं वो मिड डे मील में सरकार के उल कामों में लगे हुए हैं। बीकानेर संभाग में इन्होंने टूर किया, उससे पहले भरतपुर संभाग में गए। वहां जो स्कूल की प्रॉब्लम आई उसका समाधान कोई बात नहीं। बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पर हम लोग बिल्कुल मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा। ज्योति मैं ओमसेनी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या किया जाना चाहिए था जो नहीं हुआ। निश्चित रूप से जिन बातों को आप कह रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम बाउंड काम करना चाहिए था कि 30 दिन के अंदर इन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा या 60 दिन के अंदर हो जाएगा। इस तरीके की कोई भी बात नहीं कही है। हमने किया है, हम करेंगे। और वसुंधरा जी कह भी आई, उन्होंने बोला भी है कि एक दिन में होने वाला काम नहीं, हम 5 साल के अंदर धीरे धीरे सब काम करेंगे। जादू का डंडा तो है नहीं, ये जो जादू का डंडा नहीं है, ये वाली बात समझ नहीं आती। मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए ज्योति जी के पास आता हूँ। क्या मानते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से ये बेहतर हुआ, काम के लिहाज से ये दौरा बेहतर हुआ और अब उम्मीदों के लिहाज से भी क्या ये बेहतर साबित होगा, ऐसा वादा करती है? अंतिम तौर पर तो सरकार के समस्त कामों की जनता पूरी तरीके से तय करती है। हम जनता के समक्ष विनम्रता से गए, उनसे जुड़े, संभाग में जाकर उनकी स्थितियां और समस्याएं जानी। सरकार का बेहद बोल्ड स्टेप है क्योंकि सरकार जनता के पास गई। आप बताइए आपकी क्या दिक्कत है? मंच पर बैठकर बात करना बहुत सहज है, वहां कड़ी धूप में मिनिस्टर्स ने जिस तरीके से जुड़ने का यत्न किया, अफसरों की मानसिकता में जिस तरीके का परिवर्तन आया, वो राजस्थान की जनता ने उसकी स्वीकृति भी दी है और उसकी तारीफ भी की है। अगर पॉलिटिकल कमेंट्स के लिए बात करनी है, गोवर्धन आपसे एक लाइन में, जो उम्मीद थी क्या वैसा दौरा साबित हुआ या फिर कुछ कमियां रही? उदयपुर संभाग में जब अगली बार सरकार जाएगी तो उम्मीद करेंगे और बेहतर होगा। देखिए बिल्कुल कमियां कुछ थी लेकिन इनको सुधारा जा सकता है और सरकार को इनको सुधारना भी चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद ये माना है कि ठीक है, जो एक्सपीरियंस सामने आते रहेंगे आगे उनको ठीक किया जाएगा और पूरे 5 साल चलने वाला प्रोग्राम है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार पूर्व के अनुभवों से सीख करके और आगे जो उदयपुर संभाग का दौरा होगा और बेहतर होगा, क्योंकि हर अनुभव कुछ। चलिए, इस खास चर्चा में आज इतना ही। सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आज से बेहतर साबित हो आपके लिए। नमस्कार।